राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इतिहास चैप्टर लेके आया हूं। आज मैं तुगलक वंश के विषय में आप नए चैप्टर लेके आया हूं। इसके पहले मैंने खिलजी वंश खत्म कर चुका हूं। जो मतलब बच्चा वीडियो नहीं देखा है, वीडियो जो छात्र नहीं देख पाए हैं, वो हमारे जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाकर या मतलब उस पर चैनल पर जाकर वीडियो यूट्यूब पे जाकर उसको आप देख लीजिएगा। पूरा खिलजी वंश मैंने ख़त्म किया हूँ दोस्तों। और आज मैं तुगलक वंश लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात है तुगलक वंश की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, तुगलक वंश पूरा शासन की बात करते हैं तो देखा जाए तो जहाँ दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन करने वाला कौन सा वंश है दोस्तों, तो तुगलक वंश है। देखिए गर्मी बहुत बेहद है और इससे कारण थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए तुगलक वंश में 1320 से 1414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, लगभग इन्होंने 96 वर्षों तक शासन किया है। आप जाकर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लंबा शासन इन्होंने किया है। तो देखा जाए और देखिए पहले कि तुगलक वंश की हम बात कर लें। तुगलक कैसे आए, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनके विषय में हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तुगलक की हम बात कर रहे हैं। ये कोरोना तुर्क थे। कोरोना जैसे एक बीमारी आई थी दोस्तों, उसी का नाम है कोरोना। तो देखा जाए तो इन्होंने कोरोना तुर्क मतलब क्या होता है दोस्तों, हम इसको बता देते हैं। कोरोना तुर्क उसे कहा जाता है जहां मिश्रित इसको कहा जाता है, जहां हिंदू महिला हो और पुरुष मुस्लिम हो, ये दोनों का मिश्रण हो, उसको कहते हैं मिश्रित। तो कहीं ना कहीं उसी कहा गया, उस समय कोरोना तुर्क कहा गया। तो दोस्तों ये क्या थे, कोरोना तुर्क, मतलब कुल मिलाकर तुगलक वंश। तो देखिए माता हिंदू थी, पिता मुस्लिम था, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोरोना तुर्क। क्या पड़ा दोस्तों, कोरोना तुर्क। जो इससे उत्पन्न पुत्र होगा उसी को कोरोना तुर्क कहा जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दिल्ली सल्तनत पर, देखिए दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है, तो तुगलक वंश है दोस्तों। कौन सा वंश है, तुगलक वंश है दोस्तों। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों कि इस वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों। तो देखा जाए तो इस वंश का जो संस्थापक की हम बात कर लें, गयासुद्दीन तुगलक है दोस्तों। कौन से हैं, गयासुद्दीन तुगलक। अब इनका शासन भी देखा जाए तो 1320 से 1325 ईस्वी तक है इनका शासन। 5 वर्ष के लिए जरूर बना। और दूसरी बात बता दूं, 5 वर्ष में बड़े कारनामे कर डाले हैं इन्होंने। और दूसरी बात है तो गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं, तुगलक शाह की बात करते हैं, इन्होंने एक उपाधियां भी ले ली हैं गयासुद्दीन। तो इन्होंने उपाधियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो उपाधियां इन्होंने गाजी मलिक की उपाधि लिया था। कौन से भैया, गाजी मलिक। देखिए गाजी की उपाधि धारण किया था, गाजी की उपाधि धारण किया था। तो कहीं ना कहीं गाजी की उपाधि धारण करने वाला ऐसा क्यों बन गया, इन्होंने मंगोलों से, देखिए इनके जमाने में 29 बार मंगोलों से युद्ध किया था। कितनी बार दोस्तों, 29 बार मंगोलों से युद्ध किया था। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इन्होंने जब मंगोल, वही मंगोल है चंगेज खान जब भारत पे आक्रमण कर रहा था, वही मंगोलों का आक्रमण तो चालू हो गया इल्तुतमिश के जमाने में, बलवन के जमाने में, सभी के शासन काल के जमाने में चालू हो गया था। और इनके शासन काल में दोस्तों आपको बता दें कि ये 29 बार मंगोलों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और सबसे बड़ी बात है कि 29 बार इन्होंने आक्रमण करने के बाद भी इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा। इसीलिए इन्होंने गाजी की उपाधि धारण कर लिया। क्या कर लिया भैया, गाजी की उपाधि। और सबसे बड़ी बात है कि देखा जाए तो जहां तक और है, गयासुद्दीन तुगलक ये सबसे पहले कहाँ थे, तो आपको बता दो जरा छात्रों कि ये गयासुद्दीन जो तुगलक थे, ये उस समय देखा जाए दीपालपुर के गवर्नर थे। कहाँ के भैया थे, दीपालपुर। देखिए वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है दोस्तों, मैं थोड़ा से, मेरे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, मैं अपना काम चला रहा हूँ, कुल मिलाकर बैलेंस नहीं है। दीपालपुर का गवर्नर, ये दीपालपुर जब कहाँ है, पंजाब में है दोस्तों। ये पंजाब का गवर्नर बना हुआ था। अब आप समझ सकते हैं, जब ये राजा नहीं बना था उसके पहले ये दीपालपुर का गवर्नर बना था दोस्तों। दूसरी बात बता दूं कि देखा जाए तो जहां तक गाजी की इन्होंने उपाधि धारण किया था। ऐसा क्यों उपाधि धारण किया था, इन्होंने मंगोलों से 29 बार युद्ध किया था और एक बार भी नहीं हारा। जो युद्ध में कभी ना हारे उसे कहा जाता है गाजी की उपाधि धारण करने वाला, उसे क्या कहा जाता है, गाजी की उपाधि। दोस्तों एक और बता दूं आपको, दीपालपुर का गवर्नर बनाया गया था और बलवन के समय, ये बलवन के समय था।
और कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने ही कुल मिला खिलजी वंश का अंतिम शासक को हत्या करके खुद स्वयं राजा बना था। और देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने जो अभियान किया था दक्षिण भारत का अभियान, ये इन्होंने आक्रमण नहीं किया था, एक भी अभियान नहीं किया, अपने पुत्र को सौंप दिया। इनका एक दो देखिए, इनका एक पुत्र है, उसका नाम जूना खां है, जौना खां है। और जब जानते हैं जूना खां और जौना खां, ये पुराना नाम है इनका। बाद में इनका जब राजा बन जाता है तो इनका नाम हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है दोस्तों। और जानते हैं, और दूसरी बात बता दूं कि जब इन्होंने देखा जाए तो गयासुद्दीन अंतिम अभियान कब किए थे, इन्होंने अंतिम अभियान देखिए कब किया था बच्चे ने देखिए। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है इनका, देखिए मैटर क्या था कि इन्होंने ये राज सत्ता कैसे हथिया लिया। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि इन्होंने जौना खां को देखा जाए तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक जीता है। जूना खां मतलब इनका पुत्र है। और देखा जाए तो बलवन के जिनका पुत्र है, पुत्र का नाम जौना खां, इन्होंने दक्षिण भारत में गए थे। दक्षिण भारत मदुरै हुआ गया, मदुरै को जीते थे। और दूसरी बात बता दो दोस्तों, इन्होंने कुल मिलाकर वारंगल जानते होंगे आप लोग, वारंगल को जीते दक्षिण भारत में। ये पूरे इनका पुत्र कब्जा बनाया था। और दूसरी बात बता दो कि अंतिम अभियान इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किए थे। और बंगाल, आपको सबसे बड़ी बात क्या होती दोस्तों, बलवन का पुत्र बुगरा खां था दोस्तों। और बुगरा खान ने, जानते हैं बुगरा खां, आपको बता दूं, ये अपने आप को वहां स्वतंत्र शासक मतलब स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और जिससे इनसे रहा नहीं गया। किससे नहीं रहा गया भाई, गयासुद्दीन तुगलक कहा बताइए आप। ये मतलब कि जौना खां ने, जब ये बुगरा खां को ने अपने आपको स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तो इनसे रहा नहीं गया। और तुरंत गयासुद्दीन तुगलक ने अपने हथियार लिया और कहा चलो मैं देखता हूं कौन है अपने आप को स्वतंत्र करता है। तब इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने उस समय गयासुद्दीन तुगलक ने, जानते उसे मार डाला। किसको मार डाला, बुगरा खां को मार डाला। अब आप समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये मार कई हत्याएं करके ये शासक बना हुआ है। और दूसरी बात बता दो दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है दिल्ली का भी पतन की हम बात कर लें तो दिल्ली का पतन भी कब से शुरू होता है, तो आप ये समझ सकते हैं दिल्ली का पतन ही तुगलक के काल से ही चालू हो जाता है। और तुगलक के काल से ही चालू हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इनका अंतिम अभियान था गयासुद्दीन तुगलक का, बंगाल का अभियान था। इन्होंने बलवन के पुत्र बुगरा खां को क्या कर देता है, मार देता है और रास्ते साफ कर देता है कांटा। और उसी समय क्या होता है, जब बुगरा खां की बात करते हैं तो उस जब अभियान पे जाता है तो इनका एक पुत्र है जौना खां। जब ये नहीं रहता है, कौन, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में नहीं रहता है दोस्तों, तो उस समय सारी सत्ता का मालिक कौन होता है, इनका पुत्र रहता है। और पुत्र का नाम है जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक है। और इन्होंने जब यहाँ पर शासन कर रहा था दिल्ली पे, और उस समय बंगाल पे गए थे कौन, गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। अब देखा जाए तो एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, आप जानते होंगे सूफी संत जो है निजामुद्दीन औलिया। अब आपको बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि खिलजी वंश की हम बात कर रहे हैं तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, खुसरो शाह। आप जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था। और जब खुसरो शाह था तो उस समय निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टन मतलब देखा जाए तो सिक्के दिए थे। और वही सिक्का मांग रहे थे कौन, गयासुद्दीन तुगलक। और देने से मना कर दिया तो गयासुद्दीन तुगलक चिन्मिना गए। एक मतलब उनके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा गुस्सा आ गई थी, बिल्कुल अगर पाते तुरंत उड़ा देते उसकी काटे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो और उनसे वही उनकी दुश्मनी बढ़ गई, किससे, निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन से। और जब ये बंगाल पे गए थे गयासुद्दीन तुगलक, इनका पुत्र जाकर क्या करता है, उनसे हाथ मिला लेता है, निजामुद्दीन औलिया से हाथ मिला लेता है दोस्तों। जब निजामुद्दीन औलिया से हाथ मिला लेता है तो इनको वहां से एक लेटर लिखते हैं। लेटर क्या लिखते हैं दोस्तों कि अगर मेरे आने से पहले तो निजामुद्दीन औलिया तुम दिल्ली छोड़ देना, अगर तुम दिल्ली नहीं जाते हैं अब दिल्ली छोड़ देना। तब निजामुद्दीन औलिया भी सोचा करे हुजूर अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, अब तो मैं तुम्हारे बेटे को बढ़िया से पढ़ा लिखा दिया हूँ, जो मैं कहूँगा का वही करेगा लड़का, क्योंकि मेरे बस में हो गया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा, समझे। तो निजामुद्दीन औलिया को लिखते हैं गयासुद्दीन तुगलक लेटर
क्या लिखते हैं, मेरे आने से पहले तुम दिल्ली छोड़ देना। अब निजामुद्दीन औलिया लिखता है लेटर, हुनूज दिल्ली दूर अस्त है, मतलब दिल्ली अभी दूर है। अब यही बात सुनकर निजाम जानते हैं, जब ये लेटर पहुंचता है तो निजामुद्दीन औलिया जानते हैं लिखता है, और जब ये गयासुद्दीन तुगलक पढ़ता है चिनमिना जाता है, वो भागते हुए यहाँ पे हाँफते हुए निकल लेता है। और निकलने के बाद जानते हैं एक बहुत बड़ी साजिश रचते हैं, कौन, जौना खान निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों लोग दोस्तों ये मिलकर एक साजिश रखते हैं और इन्होंने एक लकड़ी का महल बनाता है। और जैसे हाथी उसमें प्रवेश करती है और लकड़ी का महल ढह जाता है, और जब ढह जाता है दोस्तों तो जिससे कारण से गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, एक मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय देखा जाए तो निजामुद्दीन औलिया का कांटे का मतलब रास्ता साफ हो जाता है, और जिससे कारण से वो मतलब एक प्रकार राज सत्ता का हाथी मतलब एक प्रकार के अपने आप को मतलब गयासुद्दीन तुगलक से मिलने लगता है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने एक गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा महानतम शासक था, इसकी तुलना करना बड़ा आसान नहीं है, बहुत अच्छा शासक था। इन्होंने किसानों के प्रति बड़ा उदार शासक था दोस्तों, ये किसानों के प्रति उदार नीति अपनाने लगा। ये प्रथम ऐसा शासक था जो किसानों के प्रति मुलायम बतिया था, और नहीं जितने थे सब खून चूसने वाले थे। ये किसान को हेतु में देखा जाए तो नहरों का निर्माण कराया, कुओं का निर्माण कराया। कहीं देखा जाए कि नहर का निर्माण कराने वाला, कुआं का निर्माण कराने वाला अगर पूछेगा तो कौन दिल्ली सल्तनत कौन शासक है, तो यही है गयासुद्दीन तुगलक है दोस्तों। और देखा जाए ऋण को माफ कर देने वाला प्रथम शासक है। और ये भी उन्होंने कह दिया कि जो ऋण नहीं चुका पाता है उसको शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा दोस्तों। पहले क्या होता था कि जो ऋण नहीं देता था उसको शारीरिक दंड दिया जाता था, उसे कोड़े मारे जाते थे, इन्होंने समाप्त कर दिया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये हमारा पूरा वीडियो है दोस्तों, ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ठोक के घंटी को बजाइए और अपने मित्रों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।